बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नया दिन के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम, खुश आमदीद कहते हैं आपको। और हमारे साथ मौजूद है महक असलम भी। महक, अस्सलाम वालेकुम आपको, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग फैसल। मैं बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। इसकी बड़ी वजूहात हैं। एक तो अपने शहर से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, अपनी फैमिली में मौजूद होते हैं, और दूसरी एक अहम वजह यह है कि आज मेरे को होस्ट जो कि मेरे साथ तो मौजूद नहीं है, लेकिन खैर हम स्क्रीन के ज़रिए एक साथ मौजूद है। आज उनकी सालगिरह भी है। हैप्पी बर्थडे फैसल, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दें। आने वाला हर साल जो है आपके लिए खुशियों भरा हो, और जो जो आपकी ख्वाहिशात है ना, अल्लाह करे वो पूरी हो जाए। वैसे मैं आपकी उम्र तो नहीं पूछूंगी कि एज आपकी क्या है, लेकिन ये ज़रूर पूछूंगी कि ये जो अब साल आपका शुरू हुआ है, क्या आपका वो है कि आपने क्या अचीव करना है, और कौन सी ऐसी ना पूछने वाली तो खैर उम्र के इस हिस्से में आगे जो ना पूछने वाली तो खैर कोई बात नहीं, आई एम 34 नाउ। लेकिन हाँ, ये जो आपने अनाउंस कर दिया ना, तो इससे पीसीआर जो हमारा है वहाँ पे खुशी की एक लहर दौड़ गई है। और जोक दर जोक जो है, अब शो के बाद लोग आएंगे और जी जी, पता नहीं कौन कौन से ख्यालात में खो गए। हमारे सीनियर प्रोड्यूसर अली भाई ने भी कह दिया है, बस केक संभाल के रखिएगा। मैं जैसे ही आऊंगी मुझे केक खाना है, चले चॉकलेट केक। हाँ, अब बात पे कायम रहिएगा। जो केक आज मंगाएंगे ना, वो आगे परसों खाइएगा। हाँ। ठीक है, खैर खुशी की और मैं बिल्कुल खाऊं। चले ठीक है, नहीं नया मंगा देंगे, नया मंगा देंगे। बल्कि आप आ रही हैं लाहौर से भाई, आप आ रही हैं लाहौर से, ये अच्छी रस्म है। जिसकी सालगिरह वो केक भी उसका कटे और वो भी बेचारा खुद कटे। वैसे लाहौर में चीज़ केक अच्छा मिलता है, ऐसे ही आप जहाँ से कहेंगे लाहौर में केक आ जाएगा। मुझे पता है जो हमारे पीछे टीम बैठी है ना, उन्हें कहाँ का केक बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं वो केक भी ले आऊंगी। ओके, तो वैसे प्रोग्राम का थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच मैक। और उम्मीद करते हैं कि आज आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजरे, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का भी बहुत अच्छा दिन गुजरेगा, क्योंकि जमैका टेस्ट पर पाकिस्तान की पकड़ जो है वो बहुत मजबूत लग रही है। जीत की उम्मीद रोशन हो चुकी है, क्योंकि चौथे रोज के इख्तिताम तक वेस्ट इंडीज की एक विकेट गिर गई थी। उन्होंने 39 रन बनाए थे और वो कर रहे हैं 329 रन के हदफ का ताक़ुब। मजीद 280 रन उन्हें दरकार हैं। अब देखना यह है कि आखिरी दिन कैसे पिच बिहेव करेगा। वैसे अब तक शाहिन शाह अफरीदी हैज़ बीन पिक ऑफ द बॉलर्स। दूसरी इनिंग्स 6 विकेटों पर 176 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी पाकिस्तान ने। जैसे कि हम बात कर ही रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी ने पहली इनिंग्स में 6 बल्लेबाजों का शिकार किया। अगर शाहीन और दीगर बॉलर्स में अब्बास भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, तो अगर उनकी फॉर्म ये बरकरार रही तो फाइनली हम ये सीरीज जीत सकते हैं। तो महक, आज भी आपका ये स्टेटमेंट है, जो जीतेगा उसके साथ? नहीं, देखिए मैं हमेशा पाकिस्तान के साथ हूँ, और मैं हमेशा ये इसलिए कहती हूँ कि पाकिस्तान जीते, ताकि वो चाहे कि मैं हमारे साथ रहे। लेकिन देखिए, आप शाहीनों ने हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, वक्त बदल गया। और जनाब, जब कल रात को मैच देख रहे थे ना सब, तो बस एक ही दुआ थी कि बस प्लीज़ अच्छा खेलें, अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि आपको पता है कि क्रिकेट हमारे मुल्क में एक ऐसी एंटरटेनमेंट है कि हर शख्स जो है ना, हर तबके का शख्स उससे जुड़ा हुआ होता है। तो शाहीनों का जो शानदार कल किरदार था और शानदार जो अंदाज था ना, तो अल्लाह करे कि आगे आने वाला हर खेल, क्योंकि अब हमें पता है कि वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो हर खेल जो है ना, जो वो बैट से उठा के चौका छक्का लगाएं या जो भी वो बॉल करे ना, बस वो कमाल हो और शानदार हो। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और ज़रा एक अहम इशू की बात करते हैं, एक अहम बैठक की बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज होने जा रहा है जनाब वफाकी काबीना का इजलास। 11 निकाती एजेंडा है जिस पर गौर किया जाएगा। आवाम की नज़र इसलिए क्योंकि 37 अद्वियात ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हो सकता है। जब भी वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास होता है ना, और ये जो बैठक लगती है, इसमें एक अहम फैसले जो हैं वो सामने आते हैं, और इसके साथ ही साथ मुख्तलिफ ऐसे उमूर हैं जिन पर डिस्कशन आज होगी। स्पेशली फैसल, अगर मैं बात करूँ हमसाया ममालिक के हवाले से, अगर मैं बात करूँ अपने तिजारती मामलात के हवाले से, और अगर मैं बात करूँ हमारे जो मुआशी हालात इस वक्त जिस नहज पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि कोविड की वजह से हमने देखा कि पूरी दुनिया में जिस तरह से इकॉनमी ने कोलैप्स किया, पूरी दुनिया में जो इस वक्त सूरत हाल बनी, उसमें पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी ना मुआशी हालात को लेकर या मुआशी मामलात को लेकर, उसकी सब तारीफ़ करते नजर आए। लेकिन इसके बावजूद एक सवाल जो कराची में भी सुनती हूँ, जो मैं लाहौर में भी सुनती हूँ, किसी भी शहर चली जाऊँ, कि भैया ये महंगाई कब ख़त्म होगी और कैसे ख़त्म होगी?
एब्सोल्युटली। और जैसे कि आपने अपनी गुफ्तगू में कोरोना का जिक्र किया, तो हम अब उसी की बात कर लेते हैं। ये जो चौथी लहर है मुल्क में इस वायरस की, बहुत कहर ढा रही है। एक दिन में मज़ीद 91 अफराद जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं, और इस हिसाब से अगर मजमूई अमवात की बात की जाए तो वो 25,094 हो चुकी है, और 4,075 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। तो कोरोना की सिचुएशन जो अब ख़राब होती जा रही है, बदतर होती जा रही है। कराची की अगर सिर्फ बात की जाए तो यहाँ एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। 28 साला गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर साइमा अली थी और 7 माह की हामिला थी। ऑब्वियसली वैक्सीन नहीं लगवाई थी उन्होंने, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि कब आप लगवा सकते हैं और कब नहीं लगवा सकते हैं। तो जो वजारत सेहत और तिब्बी माहिरीन का अब ये कहना है कि जी हामला ख़ातीन वैक्सीन लगवा सकती हैं। हम इस पे महक बहुत ज़्यादा बात भी हम कर चुके हैं, आपने भी इस पे बात की है। लेकिन फैसल देखिए, हम जब भी बात करते हैं ना तो हमेशा एक चीज़ सामने आती है कि आपके जब तक आपकी डॉक्टर ना कहे, जब तक आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ना कहे, क्योंकि इसमें ना बड़े अभाम पाए जाते हैं जी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर, इसमें आपकी बॉडी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करेगी कि आप प्रेग्नेंट है तो अब आप जाके वैक्सीन लगवाएं, वो भी मॉडर्ना लगवाएंगे कुछ और। तो इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा शक व शुबहात हैं कि आया लगवानी चाहिए, अगर लगवानी चाहिए तो कौन सा मंथ या कौन सी वैक्सीन है जो कि लगवानी चाहिए। अब जैसे मैं आपको पता है जैसी हमारी सोसाइटी है, आप जो कह रही ना कि कौन सी लगवानी चाहिए, तो जो तिब्बी माहिरीन है, हम शो में आगे चल के बताएंगे कि उन्होंने ये कहा है कि जी साइनोवैक, साइनोफार्म और मॉडर्ना ये ख़ातीन के लिए महफूज है, जो हामला ख़ातीन है। और शो में इस पर तो बात करेंगे ही, और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि जो एक तालीम का तसलसल रुका हुआ था, और ये शर्त आयद की गई थी गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर तालीम सिंध की जानिब से कि जी 100% वैक्सीनेशन वाले स्कूल ही वो उनको इजाज़त होगी। तो एहतजाज किया गया था गुज़िश्ता रोज़, ये हमने बात शो में भी की थी, वो एहतजाज काम कर गया। सिंध हुकूमत ने 30 अगस्त से स्कूल्स फाइनली खोलने का कर दिया है ऐलान। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं कि स्कूल स्टाफ की वैक्सीनेशन जो है वो महक मुकम्मल होनी चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं थी ना, जब तमाम तर दफातर भी कर रहे हैं, तमाम तर ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, तो ये वाली बात इतनी देर से इनको ख्याल आना, ये थोड़ा सा अभाम पैदा करता है। और जैसे कि हम बार बार जिक्र करते हैं ना फैसल अपने प्रोग्राम में, क्योंकि बच्चों की तालीम का मामला ऐसा है जो कि हमारे मुस्तकबिल से जुड़ा है, और बच्चे ही हमारा मुस्तकबिल होते हैं। तो हम बार बार एक बात करते थे, और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन स्पेशली हमें कहती नज़र आती थी जी कि हमारे यहाँ SOPs मुकम्मल तौर पे फॉलो हो रहे हैं। अच्छा जी, अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर लें तो वो यकीनन उनकी ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। और जिससे हम प्राइवेट सेक्टर्स की भी बात करें तो वैक्सीनेशन करवाना, ख़ुद को वैक्सीनेट करवाना, ये हर इदारे ने लाजिम करार दे दिया। इवन अब तो बड़ी जगहों पर आप जब तक वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहे, आपको ग्रॉसरी नहीं करने दी जाती, आपको पेट्रोल नहीं लेने दिया जाता। पंजाब में स्पेशली लाहौर में ये बहुत देखा जा रहा है कि आप अगर ग्रॉसरी करना चाह रहे हैं, आपसे वैक्सीनेशन कार्ड मांगा जा रहा है, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वैक्सीनेशन कार्ड। तो ये पूरे मुल्क में बड़ा अच्छा हमारी गवर्नमेंट ने निज़ाम बनाया है। इसमें आवाम को ताउन करना है, वो ऐसे कि आपने खुद को वैक्सीनेशन लगवानी है, खुद को वैक्सीनेट करवाना है, और उसके बावजूद आपने क्या करना है, मास्क नहीं उतारना डेली बेसिस पर। मैं फैसल, हमारी पूरी टीम आपको बार बार ये कहती है कि प्लीज़ जाइए, जाके खुद को वैक्सीनेट करवाएं। जो खबरें, जो भी ऐसी चीज़ें आप सुनते हैं जिसमें थोड़ा सा भाम हो या प्रोपेगेंडा हो कि जी वैक्सीन नहीं लगवानी, ऐसा कुछ भी नहीं है फैसल। आप जाएं आपकी सेहत के लिए और आपकी बेहतरी के लिए, हम डेली बेसिस पे ये पैगाम देते हैं। अच्छा, मैं ये बताएं कि ओमान कब जा रही हैं आप? बस जैसे ही छुट्टियां मिलेंगी, जब भी मैं छुट्टियों की बात करती हूँ तो मुझे लगता है अब मेरी टीम ने डंडा उठा लेना कि अब कोई छुट्टी नहीं मिलेगा। खैर, आप जाए ना जाएं, जब अल्लाह लेके जाए, आप जाए ना जाएं, ओमान जो जा रहे हैं मुसाफिर, उनके लिए अच्छी खबर है। ओमान ने पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों के मुसाफिरों को आने की इजाज़त दे दी है। ओमान की जो सिविल एविएशन ने हुक्मनामा जारी किया है, 1 सितंबर से ये नाफिजुल अमल होगा। क्या है ये है कि मुसाफिरों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी होगा। 96 घंटे कबल, फिर सुन लें, 96 घंटे कबल कोरोना PCR टेस्ट करवाना होगा, और ओमान पहुँचने वाले मुसाफिरों के एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट होंगे। अब खुदा ना खास्ता मस्बत आ गई तो मुसाफिरों को 10 दिन करंतना सेंटर में रहना होगा। तो आप जाए ना जाएं महक,
मैं तो सोच रहा हूँ 2-3 दिन की जो आती है उसमें फिर निकल जाएं, लेकिन अगर खुदा ना खासा पॉजिटिव आ गया तो 10 दिन संभाल लेंगी ना आप मेरे बगैर? अल्लाह ना सही करे। है ना? अल्लाह ना हाँ करे। हाँ बिल्कुल है ना बिल्कुल, मैं आपको मिस करूंगी और मैं ओमान से हम आपको लाइव मिलेंगे, बिल्कुल टेंशन न लें। आगे बढ़ते हैं, ज़रा बात करते हैं वहाँ की, जहाँ की बदलती सूरत हाल पूरी दुनिया को एक टेंशन में मुब्तला करी, यानी अफ़गानिस्तान, जिसकी जब भी सूरत हाल की बात होती है हम फैसल कुछ हतमी नहीं कह सकते क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। नई अफ़गान पॉलिसीज़ जो बन रही हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि तालिबान बना रहे हैं, वो अफ़गान पॉलिसीज़ पूरी दुनिया पर, स्पेशली हमारा जो ख़ित्ता है, उस पर क्या चीज़ें असरअंदाज करवा सकती हैं। तो जनाब इत्तेहादी अफवाज ने 31 अगस्त की डेडलाइन में तौसी का इशारा दे दिया है। अमरीकी सदर कह रहे हैं कि आज G7 ममालिक से बात होगी, तारीख बढ़ा सकते हैं। बरतानवी जो उनकी तारीख है वो इसमें अगर बढ़ा देते हैं तो फिर ये हो सकता है, जैसे कल हमने 2 मुलाकातों का जिक्र किया था, कल मैं एक टॉक शो भी देख रही थी जिसमें ये बात हो रही थी कि अगर तारीख को बढ़ा दिया जाता है तो शायद अफ़गानिस्तान की सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है, क्योंकि अमेरिका जो है वो जिस तरह से मामलात में नरमी पैदा करता जा रहा है, वो शायद इस दफ़ा कुछ बेहतरी सोचा। लेकिन फैसल वही सवाल जो कल आपने भी उठाया था कि 20 साल वहाँ पर रहने के बाद अब इस वक्त जो हो रहा है अफ़गानिस्तान में, जैसे हमने देखा कि इनखला हुआ था, लोग जहाज़ से गिर रहे थे, उस पर क्या किया है? कुछ नहीं किया। उस पर सिर्फ लोगों की जानें गई हैं, लोग मौत के मुंह में गए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, और वहाँ की जो न्यू जनरेशन है वो खौफ में मुब्तला नज़र आ रही है, उन्हें अपना कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसे में जो सुहेल शाहीन है तर्जुमान, वो कहते हैं कि 31 अगस्त सुर्ख लकीर है। अगर तो तौसी हुई तो इसका मतलब ये होगा कि अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा है, उसकी तौसी है। तारीख़ तब्दील की गई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। खैर, उधर पंशेर जो है, जो इस वक्त आखिरी अगर कह लें कि क़िला बना हुआ है रेजिस्टेंस का, तो वहाँ के उलमा का जिरगा आज अहमद मसूद, जो कि अहमद शाह मसूद के बेटे, और तालिबान, उनसे करेगा मुलाकात। उलमा का ये कहना है कि अफ़गान अवाम गुज़िश्ता 5 दहाइयों से अपने खून में नहा रहे हैं। फाइनली समवन इज़ टॉकिंग अबाउट दिस। सियासतदानों और जंगजुओं को इस कौम पर रहम करना चाहिए। ऐसे में अहमद मसूद ने कहा कि बातचीत के ज़रिए मसले का पुरअमन हल उनकी तरजीह और सबकी ही ये तरजीह है। खैर, हम इस पर तो काफ़ी बात कर ही रहे हैं, लेकिन अब बार बार जब हम अफ़गानिस्तान की बात करेंगे और आने वाले सालों में भी जब अफ़गानिस्तान का नाम आएगा, वो मनाजिर हम कैसे भूल जाएं। काबुल एयरपोर्ट, वहाँ पर हज़ारों का मजमा, सूरत हाल तशवीशनाक ये बना रहा है अभी भी। यही वजह है कि एयरपोर्ट पर नामालूम अफराद की फायरिंग का वाक़या रोनुमा हुआ, जिससे 1 अफ़गान एहलकार हलाक और 3 जो हैं वो ज़ख्मी हुए। महक, और देखें कितनी तशवीशनाक सूरत हाल है, लेकिन फिर फैसल वही बात है ना कि इनको कंट्रोल कौन करेगा, इनको देखेगा कौन, क्योंकि हर शख्स ये चाह रहा है कि बच बचा के ना किसी तरह वो निकल जाए, किसी ना किसी तरह उसको कोई ना कोई फ़्लाइट मिल जाए और वो वहाँ पर जो है महफूज तरीके से उस जगह से निकल जाए। जर्मन फ़ौज के मुताबिक हमलावरों ने शिमाली दरवाजे पर मुहाफ़िज़ों को निशाना भी बनाया है और जर्मन और अमरीकी फ़ौजियों ने अफ़गान मुहाफ़िज़ों के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई भी की है। बरतानवी वज़ीर दिफ़ा ने आज की झड़पों से ला ताल्लुकी का ऐलान किया है, जबकि तालिबान ने सूरत हाल का जिम्मेदार अमरीका को करार देते हुए कहा है कि इनखला का ड्रामा रचाकर अमरीका शिकस्त छुपा रहा है। अब देखिए, जो ये तालिबान की स्टेटमेंट है, इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक हमें सदाकत भी नज़र आती है, क्योंकि सारी दुनिया जब अमरीकी सदर जो बाइडन से सवाल करते नज़र आते हैं तो वो एक ही स्टेटमेंट देते हैं कि हम उस लड़ाई का हिस्सा नहीं बन सकते जो हमारे लिए नहीं है। और फैसल ये कितनी अफसोसनाक बात है कि दुनिया की सुपर पावर जो कि हम बात करते हैं कि अमन की हमेशा दावेदार नज़र आती है, लोगों की उम्मीदों की हमेशा दावेदार नज़र आती है। अफ़गानिस्तान में जो क़यामत बर्पा हुई है, हामला ख़वातीन हो जाए, बच्चे हो जाए जो कि मुतहम्मिल नहीं है इस तरह की सिचुएशन देखने के, उनके साथ साथ उनके घर वाले, दूसरी ख़वातीन, मर्द हो गए, उनके भाई, उनके शौहर, उनके बाप, जो जुल्म उन पे एक वक्त पे ढाया गया, अब जब उनकी मदद का वक्त आया तो अमेरिका ने कैसे हाथ खींचे, ये भी पूरी दुनिया के सामने आया है। एब्सोल्युटली, ये जो ग्रेट गेम था इस पूरे खित्ते में, ये इसने बड़ा बिगाड़ पैदा कर दिया है। लेट्स टॉक अबाउट गेम अगेन। खेल से जुड़ी एक और खबर, चेयरमैन पीसीबी कौन होगा, हतमी फैसला अभी तक नहीं हो सका है। बड़ी चहमगोई हो रही थी। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म से एहसान मानी और रमीज़ राजा की हुई मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने एहसान मानी से इसरार किया कि वह बतौर चेयरमैन पीसीबी काम करते रहें। एहसान मानी ने किया इनकार और बोले कि 3 साल तक मज़ीद काम नहीं कर सकते। आईसीसी इवेंट की मेज़बानी के मामलात पर वज़ीर आज़म ने फिर इस्तफ़सार किया तो मानी ने बताया कि 3 से 4 माह दरकार हैं। तो मैक सिर्फ यही नहीं, रमीज़ राजा से भी फिर मुलाकात हुई।
हाँ, और मुझे मेरा तो दिल करता है रमीज़ राजा जो हैं वो आ जाए, क्योंकि मुझे बड़े पसंद है, मुझे बड़े अच्छे लगते हो। तो हाँ, ये मैं अच्छाई की बुनियाद पे कह रही हूँ। चलें जनाब, आगे बढ़ते हैं और ज़रा एक दफ़ा फिर से हम अफ़गानिस्तान की बात कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है नाज़रीन, और हम जब अफ़गान भाइयों की बात करते हैं, यकीन करें हमारे दिल से दुआ निकलती है कि इनकी मुश्किलात कम हो। ये भी ऐसा माहौल देखें कि अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के बारे में यकीन हो जाए कि हम एक आज़ाद मुल्क में अच्छा मुस्तकबिल यहाँ पर हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन जब अफ़गानिस्तान की बात होती ना, जो यहाँ पर अफरा तफरी फैल चुकी है, वो अचानक से पैदा नहीं हुई है। इसकी एक बहुत बड़ी तारीख़ है। ये तारीख़ क्या है, ये अफरा तफरी जो फैली है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? फैसल की खुसूसी रिपोर्ट है, आपको वो दिखाते हैं। अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगान तालिबान हुकूमत और इत्तेहादियों के बीच लड़ाई 20 साल का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। इस जंग का इख्तिताम कुछ यूं हुआ। और अब अमरीकी इनखला के बाद सूरत हाल संगीन है। सूरत हाल समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1980 में। जी हां, अफगान गोरिल्ला जंगजुओं ने सोवियत यूनियन से 9 साल तक लड़ाई लड़ी। 1989 में रूस पसपा हो गया, और फिर चले अगर 1992 में, तो ताकत और इक़्तिदार के लिए कबायली झड़पें मामूल का हिस्सा बन गई। 2 साल बाद 1994 में तालिबान नामी गिरोह पहली बार मंजरे आम पर आया, और अफगानिस्तान को लेकर इनके अलग ही इरादे थे। 1996 में तालिबान काबुल पर पूरी तरह छा चुके थे। 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी। 2 ही महीनों में तालिबान का इक़्तिदार खत्म कर दिया गया, और 3 साल बाद 2004 में हामिद कारज़ाई की हुकूमत कायम। और फिर शुरू हुई एक तवील जंग जिसने बहुत नुकसान किया। 40,000 से जायद आम शहरी मारे गए। 60,000 से जायद अफगान पुलिस और फौजी एहलकार जान से गए, जबकि 3500 से जायद बैनुल-अक़वामी फौजी भी मारे गए। ये इतना बड़ा अलमिया था कि इसमें सिर्फ इंसानी जानों का ही नुकसान नहीं हुआ है। कहने को तो अमेरिका ने 2002 से 2020 तक जंग की मद में $815.7 बिलियन और तामीर नौ की मद में $130.5 बिलियन खर्च किए। लेकिन अब दुनिया अमेरिका से पूछ रही है कि 20 साल की लड़ाई और सरमायाकारी के बावजूद काबुल को गिरने में 20 दिन नहीं लगे। मई के महीने में तालिबान अफगानिस्तान के 1/4 अजला पर काबिज हो चुके थे, जबकि आधे अफगानिस्तान में उनकी मजबूत पकड़ हो चुकी थी। अफगानिस्तान में तेजी से पेश कदमी करते हुए तालिबान जंगजुओं ने गुज़िश्ता 2 माह जितने इलाकों पर कब्जा किया है, उतना वो 2001 में इक़्तिदार से अलहदा किए जाने के बाद से कभी नहीं कर सके थे। अगर देखा जाए तो सबसे पहले कुंदूज, फिर हेरात, उसके बाद कंदाहार, लश्करगाह, और फिर होते होते काबुल को फतह करने के बाद अब वो मुल्क का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के इंतहाई करीब हैं। अब इस इंटरैक्टिव मैप में हम आपको दिखाते हैं कि कुछ महीने पहले क्या सूरत हाल थी और कुछ महीने बाद क्या हो गया। आइए देखते हैं। 9 जुलाई को ये सूरत हाल थी। अगर कलर स्कीम के थ्रू हम आपको बताएं तो तालिबान को हम यहाँ लाल रंग से तशबीह दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसको नीले, और जो कंटेस्टेड यानी जहाँ पे मुकाबला जारी था उसको पीले रंग से अगर हम तशबीह दें तो 9 जुलाई को ये सूरत हाल थी। ज़्यादातर यहाँ पे कंटेस्टेड एरियाज थे, और काबुल से लेके जो वस्त अफ़गानिस्तान है और नॉर्थ में भी और साउथ में भी यहाँ पे हुकूमती कुछ अमलदारी हमें नज़र आ रही थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सूरत हाल ये हुई कि फिर हम आते हैं 19 अगस्त।
और 19 अगस्त तक आते आते ये तमाम का तमाम तर अफगानिस्तान इस वक्त तालिबान के हाथों में जा चुका है, सिवाय पंजशेर के इलाके के, जहां पे थोड़ी बहुत मज़ाहमत अभी है। गोया ये कह सकते हैं कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो जनाब ये खुसूसी रिपोर्ट जो कि वाज़े तौर पे बता रही है कि जो अफरा तफरी फैली है, ये जो हमने वहाँ पर सिचुएशन देखी है और जो लोगों के अंदर हमने ये चीज़ देखी है ना कि अब अफ़गानिस्तान में नहीं रहना, किसी ना किसी तरह बस निकल जाना है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं ये हमने आपके सामने बड़े अच्छे तरीके से रखा। आगे बढ़ते हैं, ज़रा कोविड की सिचुएशन की दोबारा बात करते हैं। पूरे मुल्क में कोरोना की चौथी लहर ख़तरनाक तरीके से फैल चुकी है, इसलिए बार बार डेली बेसिस पर एक ही पैगाम दिया जाता है कि भैया जाइए जाके वैक्सीनेशन करवाइए अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। पहले अब हम ये थे जी कि हमला ख़वातीन जो हैं वो वैक्सीनेशन नहीं करवा सकती, लेकिन अब जो सिचुएशन बनती जा रही है और जैसे जैसे केसेस सामने आ रहे हैं ना, उससे समझ तो यही आ रही है कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके अपनी डॉक्टर से ये पूछें या उनसे मशवरा करें कि कौन सी वैक्सीन किस ट्राइमेस्टर में आपके लिए सूटेबल है। कराची में गुज़श्ता रोज़ कोरोना ने एक और डॉक्टर की जान ले ली है। 28 साला गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर साइमा अली 7 माह की हामला थी और वैक्सीन उन्होंने नहीं लगवाई थी। वजारत सेहत और तिब्बी माहिरीन के मुताबिक हामला ख़वातीन वैक्सीन लगवा सकती हैं। साइनोवैक, साइनोफार्म और मॉडर्ना समेत तमाम वैक्सीन हामला ख़वातीन के लिए महफूज है जनाब। और इस समय जो दीगर मामलात है, जैसा कि बढ़ती हुई शरह है स्पेशली सिंध में, क्योंकि हमने देखा कि स्कूल्स के हवाले से जो बंदिश थी, जो वहाँ पर हम देखते हैं कि लॉकडाउन लग जाता है क्योंकि सिंध में ट्रांसमिशन रेट एकदम से ऊपर जाता है और फिर जब हुकूमत इकदाम करती है तो नीचे आ जाता है। इस समय दीगर मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुमरो साहब ने। कासिम साहब, बेहद शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जो ये सिंध में सिचुएशन बन चुकी है ना कि एकदम से हम देखते हैं ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर सिंध गवर्नमेंट इकदाम करती है, लॉकडाउन लगता है, ग्रेजुअली चीज़ें नीचे आना शुरू हो जाती है, लोगों को फिर से जो है ना डंडे की ज़रूरत हो जाती है कि जब तक डंडा नहीं चलाया जाएगा ना तब तक लोग मानेंगे नहीं। अभी आज के अगर ताज़ा आदादो शुमार की मैं बात करूँ तो आपके पास क्या डिटेल्स हैं? ट्रांसमिशन रेट कितना है, मस्बत केसेस की शरह कितनी है पूरे सिंध की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखें, अब ट्रांसमिशन की शरह तो मोरलेस अभी इस वक्त हम जो मुहर्रम हराम की जितने प्रोसेशन या मजालिस हुई हैं उसके बाद अभी हम 2-4 दिन और वेट करेंगे कि हमारे पास क्या इसमें जो जिस तरह से एसओपी की वायलेशन हुई है तो अब आगे क्या परसेंटेज आएगा। लेकिन इस वक्त जो हमने प्रीवियस लॉकडाउन लगाया था तो उसकी वजह से जो हमारे पास पॉजिटिविटी रेट है वो 10 से 12% तक ही, माइनस प्लस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन यही परसेंटेज आ रही है। लेकिन ये भी मैं चूंकि अभी पिछले ये 7-8 दिन जो सिंध के बाकी छोटे बड़े शहर या गांव या डेजर्ट की साइड पर मैं खुद विजिट पे था, तो जो जिस तरह से अमवात हो रही हैं वो मेरा ख्याल है कि हम लोग टेस्ट नहीं करवा रहे, टेस्ट हेजिटेंसी बहुत है और लोग जो उस तरह से एसओपीज को तो खैर फॉलो करना ही, वो तो अब तो डिस्कशन वाली बात ही नहीं रही कि लोग उस तरह से बिल्कुल ही नहीं सोचते। लेकिन हमें बड़ी तशवीश है कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा ख़राब है। ऐसी बात नहीं है कि लोग सूरत हाल ठीक है, लेकिन वैक्सीन की तरफ भी लोग अब जो है वो कराची मिसाल आप ले लें कि हमारे पास 41% तक वैक्सीन हुई है और जो हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ईस्ट और साउथ उसमें तो 70 और 80% तक जो है वो हमारे पास वैक्सीनेशन हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ देयर एडल्ट पॉपुलेशन। मैं फर्स्ट डोज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन जो हमारे सिंध के जी कासिम साहब, हमने आज ऑब्वियसली हम आपसे स्टार्ट्स भी जानेंगे आगे चल के और कितने लोगों ने अब तक करवा ली है, लेकिन अभी ग्रीव कंसर्न है हमें बहुत ज़्यादा कि चंद रोज़ में जो 2 हामला खातून थीं देमसेल्फ डॉक्टर्स, वो जो हैं कोरोना के बाइस उन्होंने जान अपनी गंवा दी। तो हमें बताइएगा, इस पे कोशिश भी करेंगे हम किसी फीमेल डॉक्टर को भी लें ताकि उन खातीन की ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई हो सके। आप भी बताइएगा कि जो हमला खातीन है वो कौन कौन सी वैक्सीन लगवा सकती हैं, सेफ़ है?
हाँ जी सर, जैसे हमारे पास जितनी वैक्सीन है सिवाय जो एक सिंगल डोज वैक्सीन है, उसके अलावा जितनी वैक्सीन हैं वो सारी सेफ हैं। जो सिर्फ एस्ट्राज़ेनेका का जो हमारे पास वैक्सीन है उसके लिए ये प्लस खवातीन अगर प्रेग्नेंट हैं तो उनको लगाएं। बाकी जितनी वैक्सीन हैं वो जिस एज में भी खवातीन जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं तो लगवा सकती हैं, और दे आर सेफ फॉर इवन जो लैक्टल वुमेन है जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके लिए भी ये सेफ हैं। बस अब टेंडेंसी ये होनी चाहिए कि यकीनन जो जिस तरह से पहले था, लेकिन ये दुनिया में बहुत पहले आ चुका था कि प्रेग्नेंट खवातीन जहाँ वैक्सीन लगवा सकती हैं। अब ज़ाहिर है हमारे मुल्क में जो ज़्यादातर मिकदार में वैक्सीन अवेलेबल है वो चाइनीज़ हैं, तो उसकी स्टडीज़ हमारे पास, उसकी गाइडलाइंस अभी हमारे पास आई हैं। लेकिन जो बाकी वैक्सीन जो वेस्टर्न मुल्क में ममालिक में यूज़ होती हैं, जैसे फाइज़र है, मॉडर्ना है या एस्ट्राज़ेनेका है, वो उन्होंने पहले ही ये गाइडलाइन दे दी थी कि आप जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन को लगा सकते हैं। तो वैक्सीन्स आर सेफ। प्लीज़ मेरी ये जैसे आपने डॉक्टर साहिबा का कहा, डॉक्टर साहिबा का, ये भी एक अनफॉर्चुनेट है कि ज़ाहिर है कुछ ख़वातीन अपने तौर पर भी, हमारे पढ़ा लिखा तबका वो भी एक डिसीजन लेता है कि जी क्योंकि बहुत सारी जगहों पर अभी इस तरह से लोग अवेयर या इन्फॉर्म्ड नहीं हैं या खुद होना नहीं चाहते। कभी-कभार ये होता है कि जी वो उसको थोड़ा सा इजी ले लेते हैं कि नहीं जी हम केयर कर लेंगे, हम घरों में बैठे हैं या हम कहीं बाहर नहीं जाते एक्सेट्रा। लेकिन देखें ये बिल्कुल कल हमारी हमारी ऑफिस का बिल्कुल। और कासिम साहब जो जैसे जैसे आप कह रहे हैं ना कि बहुत सारे लोग जो हैं वो समझने को तैयार नहीं। एक हमारा शायद हमारी सोसाइटी में लोगों की सोच भी ऐसी है ना, स्पेशली प्रेग्नेंट खवातीन को लेके कि नहीं कोई इंजेक्शन कोई दवाई नहीं तो ये फिर वैक्सीन क्यों। लेकिन अब जिस तरह से जितनी बात हो रही है टेलीविज़न पर, आई थिंक शायद लोग अवेयर हो जाएं तो ये बेहतर है, क्योंकि आगे आने वाला वक्त जो है अगर वो वैक्सीन नहीं लगवाते तो खुदा ना खास्ता उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। कासिम साहब एक और चीज़ बताएगा, अगर मैं सिंध की बात और स्पेशली कराची की बात करना चाहूँ, कितने लोगों की तादाद आपके पास, कितना डेटा मौजूद है जो वैक्सीन लगवा चुके हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा वैक्सीन लगी है? क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था तो हम सूबाई हुकूमत की जानिब से यही बयान सुनते थे कि लोग अब अवेयर हो जाएंगे, अब सख्ती से अमल दरामद करेंगे SOPs पर। उस लॉकडाउन का नतीजा कोई अच्छा खासा सामने आया या कुछ दिन के बाद वही मामूल के मुताबिक ही लोगों का रवैया देखने में आया है? देखें बिल्कुल इस हद तक तो आपकी बात ठीक है कि लोग उस लॉकडाउन के बाद जो है वो उसी तरह से सुस्त पड़ गए हैं। लेकिन इस वक्त भी कराची में 41% के करीब हम वैक्सीनेट लोगों को कर चुके हैं जो कराची के सिटीजन्स हैं। पर्टिकुलरली शहर जो उसके हैं, लेकिन बाकी ओवरऑल 30 हैं जो वैक्सीनेट हो चुके हैं। उसमें हमारी जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट थरपारकर है वो 35% पे है, दूसरे नंबर पे पूरे सिंध में आफ्टर कराची। और इसी तरह से हैदराबाद 28% पे है। इसी तरह से आपका जो बाकी डिवीजन्स हैं, नवाबशाह डिवीजन है वो भी 27% पे है। इस तरह से खैरपुर जो सक्खर डिवीजन है या लारकान डिवीजन है उसमें थोड़ी परसेंटेज कम है, लेकिन अभी भी अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता पेस में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, देखें हमारे ऑफिस में हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें हमारे पास एक खातून स्टाफ हैं वो काम करती हैं। उनकी फैमिली के अंदर कोई 2 इवेंट 4 घंटे के अंदर 2 इवेंट्स हुए। उनकी फैमिली के लोग जो हैं वो ड्यू टू कोविड डाइड, एंड देन ऑफ कोर्स उनकी फैमिली के 4 और बंदे वो भी पॉजिटिव हो। इस तरह मैं बहुत सारी फैमिलीज को जानता हूँ जो लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, फिर परेशानी होती है। आप यकीन करें 18 अफराद जो एक घर के पॉजिटिव हैं इस डेल्टा वेरिएंट की वजह से, और उसमें से 2-4 लोग हॉस्पिटल जाते हैं। और ये अनफॉर्चुनेट देखें, पढ़े लिखे लोग, खासे समझदार लोग, और जिनके पास एक्सेस भी था कि जी वो आराम से किस शहर, छोटे शहर, बड़े शहर, जहाँ वो जाके अपने आप को वैक्सीन करवा सकते थे, दे डिडंट डू दैट। और बिल्कुल हम फिर यही देख रहे हैं कासिम साहब के रेट जो है मुलाजमीन को करवाया, ना बच्चों को करवाया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है ना, इस पे जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर आप इतने एजुकेटेड नहीं हैं तो वो आप अपने लिए नुकसान
कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इतने लिटरेट हैं तो आप पे ना सिर्फ आपकी बल्कि आपकी बाकी माशरे की भी जिम्मेदारी पड़ती है। वो लोग जो आपसे लिंक्ड हैं उन सबको वैक्सीन करानी। खैर, इस पर तो हमने आपसे बात की। आखिर में हम आपसे जानना चाह रहे थे कासिम साहब कि स्कूल्स वाला जो मामला है ना, वो बड़ा ही कन्फ्यूजन वाला रहा है सिंध की हद तक, क्योंकि अब ये नई SOPs गुज़िश्ता रोज़ सैयद सरदार शाह ने ये बताई कि जी जो स्टाफ 100% वैक्सीनेटेड जिस स्कूल का होगा वहाँ हम इजाज़त देंगे तालीम की। तो सर, अगर ये वाली SOP ही करवानी थी तो पहले कर लेते हैं हम, क्योंकि आपने तो देखा ना कि गवर्नमेंट ने भी, जो गवर्नमेंट ऑफिस थे उन्होंने भी इस पर पाबंदी लगाई, जो प्राइवेट इदारे थे उन्होंने भी पाबंदी लगाई कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो फला डेट तक वैक्सीन नहीं कराते तो इसका मतलब ये कि फिर आप घरों पर रहें, आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ स्कूल में भी हो सकती थी, क्यों इतना डिले किया? सर नहीं, डिले नहीं हुआ। ये आप महक और हम इस बात पे बड़ा पहले भी डिस्कशन आप ही के प्रोग्राम में कर चुके हैं। वो ये पॉइंट था कि जी क्योंकि हम धोखा खा चुके ट्रेड एसोसिएशन की वजह से, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि हम आपके लॉकडाउन के बाद दुकानें खोलें। ये लॉकडाउन से पहले की बात है, ये रिसेंट लॉकडाउन से। उन्होंने कहा कि जी हम आपकी दुकानें खोलें, बाजारें खोलें, मार्केट खोलें, हम आपको पूरा फुली वैक्सीनेटेड हमारा स्टाफ मिलेगा। अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि आप ही के प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने कहा कि जी हमारे तो 20% लोगों ने वैक्सीनेट करवाया है। यही बात हमने स्कूल्स के, जो सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर जो स्टाफ है उन्होंने तो करवा ली। जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अब हमें पिछले कोई 10 दिनों में 15 दिनों में लोग अप्रोच कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन कासिम साहब इसके लिए होना ये चाहिए ना कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस वालों को फिर एक टेबल पर लेकर आना चाहिए और फिर बात होनी चाहिए ताकि बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो दाव पर ना लगे। बेहद शुक्रिया गुफ्तगू। और जनाब, कोरोना की बदलती सूरत हाल, स्पेशली हम कराची की बात कर रहे थे, सिंध की बात कर रहे थे। बिग ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक इस मैसेज के साथ कि डोंट वेट, वैक्सीनेट। वैसे जिसने करानी होती है वो शहर या जजीरा नहीं देखता है, करा लेता है। कराची की अगर बात करें तो शहरी आबादी से दूर 2 जजीरे हैं बड़े मशहूर, बाबा और भिट आइलैंड। वहाँ के जो बासी थे ऑलरेडी उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है, पानी के मसाइल और दीगर, लेकिन उनकी मुश्किल हुई है आसान। निजी बैंक ने हुकूमत सिंध के ताउन से 2 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स यहाँ कायम कर दिए हैं। अब इन जजीरों पर वैक्सीनेशन का अमल कैसे जारी है, पहले मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट में जान लेते हैं। केमाड़ी जेटी से हम सवार बाबा और भिटशा आइलैंड के लिए। शहर में तो जगह जगह कोरोना वैक्सीनेशन के इंतजामात हैं, मगर इन जजायर पर बसने वालों के लिए वैक्सीनेशन का कोई बंदोबस्त नहीं था। इन दोनों जजीरों के मकीन यहाँ तकरीबन 300 साल से आबाद हैं और इनका शहर भी आना जाना रहता है। ताहम कोरोना वैक्सीन का होना यहाँ बहुत जरूरी था। बाबा और भिटशा आइलैंड पर तकरीबन 40,000 से ज्यादा अफराद रहते हैं। वैक्सीनेशन के लिए खवातीन और बुजुर्गों का कश्ती पर सफर करके शहर आना इंतहाई मुश्किल था, मगर अब इन जजायर के बासियों की सुन ली गई है। यहाँ पहली मर्तबा 2 वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिए गए हैं। ये अगर सी पे नहीं जाएंगे तो हार्बर नहीं चलेगा, ये ट्रेड रुक जाएगी। इसीलिए हमने इसको फोकस किया पहले कि हमारे जो मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ी ट्रेड है सी फूड की, वो हमारी कंटिन्यू चलती रहे। दोनों जजीरों पर एक सेंटर बनाया गया है जहां मकीन आराम से कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा रहे हैं और साथ ही माहीगीरी के शोबे से वाबस्ता अफराद भी इस सहूलत से फायदा उठा रहे हैं। वैक्सीन जब तक नहीं लगाएंगे आप लोगों को फिशिंग करने के लिए नहीं जाने देंगे। उस हवाले से काफ़ी परेशानी भी आई और जैसे ये सहूलत आ गई है हमारे लिए, घर बैठे बैठे बहुत अच्छा काम हो गया हमारे लिए। वैक्सीनेशन प्रोग्राम यहाँ पे बड़ी अच्छी तरह चल रहा है। यहाँ पे भिट आइलैंड में वहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, तो बंदों को यहाँ पे बहुत आसानी है। यहाँ पे ज़्यादातर हमारे पास जो बड़ी ख़वातीन हैं 50-60 साल की उम्र में, उनको जाने में तकलीफ़ होती है और बड़ी औरतों को उनके पास थोड़ी तालीम इल्म नहीं है तो वहाँ परेशानी ज़्यादा होती थी। आइलैंड पर कायम सेंटर में साइनोफॉर्म और साइनोवैक वैक्सीन लगाई जा रही है। महकमा सेहत सिंध के अमले का कहना है
चंद दिनों में जज़ायर पर रहने वाले मुकम्मल वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। शहरी आबादी में अक्सर पढ़े लिखे अफराद कोरोना वैक्सीन ना लगवाने के लिए नित नए बहाने तराशते हैं, मगर इन दोनों जजीरों पर माहीगीर बरादरी वैक्सीन लगवा कर उन लोगों के लिए मिसाल कायम कर रही है जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। तो आपने देखा कितना ज़रूरी है, लोग इसको अब आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ें, एक डेवलपमेंट है। सजाए मौत के खिलाफ अपील पर सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच तकसीम हो गया। अदालत ने रेफरी जज मुकर्रर करने के लिए मामला चीफ जस्टिस को इरसाल कर दिया है। हम मज़ीद भी बात करेंगे अपने नुमाइंदे से, लेकिन एक अहम डेवलपमेंट हुई है और वो ये कि सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ अपील पर सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी जो बेंच है वो तकसीम हो गया है। अदालत ने रेफरी जज मुकर्रर करने के लिए मामला चीफ जस्टिस को इरसाल कर दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िम अरशद हुसैन को सज़ाए मौत सुनाई थी। और अब उस वाक़े की बात करेंगे जिसने बड़ी थरथल्ली मचाई पाकिस्तान में। हम बात कर रहे हैं मीनार पाकिस्तान वाक़े की। अब इस पे इक़दाम लिए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने कुछ सोचा है, फ़ैसला किया है कुछ इक़दाम लेने का। इनमें से सर फहरिस्त ये है कि पंजाब के तमाम पार्क्स में टिकटॉकर्स के दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए, ये ऑप्शन है। गो के हतमी मंजूरी जो है वज़ीर आला पंजाब देंगे। तो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर ने इस हवाले से इक़दाम शुरू कर दिए हैं। यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स पार्क्स में किसी किस्म की वीडियो नहीं बना सकेंगे, सिर्फ नेशनल मीडिया को वीडियो बनाने की इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी सूबे भर में पार्क्स में सिक्योरिटी के लिए प्राइवेट कंपनीज़ की खदमात भी हासिल करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसरत जमशेद चीमा ने। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहले जो मैं सोच रहा हूँ, मेरा जो सवाल है मैम वो ये है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन यूट्यूबर है, कौन टिकटॉकर है और कौन सिर्फ पार्क में बैठ के अपनी तस्वीर खींच रहा है एक अच्छे से बैकग्राउंड में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये जो भी आपने बात की है इसमें अभी हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, ये सारी रिकमेंडेशंस हैं और हतमी फ़ैसला तो बहुत सारी ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। वो सीएम साहब को जब ये सारी रिकमेंडेशंस जाएंगी तो वो खुद ही डिसाइड करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि ऑलरेडी आपको पता है कि बड़े जो शॉपिंग मॉल्स है वहाँ पे और उसके बाद बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर भी फैमिलीज़ के लिए डेज़ हैं और बड़े पार्क्स के अंदर भी जब कोई स्पेशल इस तरह के हमारे ओकेजन्स होते हैं तो ये ऑप्शंस पीएचए वाले उस पे जाते हैं। लेकिन पूरे पंजाब भर में तमाम पार्क्स के अंदर फैमिलीज़ के अलावा अलाउ ना करना, अभी इस वक्त इसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं हुआ। लेकिन ये ज़रूर है कि अब सीरियस मेजर्स लिए जाने हैं, उसके ऊपर बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं। लेकिन पीएचए खुद से भी अपनी सिक्योरिटी को भी फुल प्रूफ बनाने की उनकी बहुत अब वो रिलीजियसली एफर्ट्स कर रहे हैं कि दोबारा इस तरह का कोई बदकिस्मत वाक़या नहीं, मैं तो सानिया कहूँगी, वो ना हो। क्योंकि ये एक इस तरह का वाक़या जब होता है तो एज ए पाकिस्तानी जो एक कियोस और तमाम ख़वातीन के अंदर तो जो आता ही आता है, लेकिन उसके साथ हमारा जो इमेज बाहर की दुनिया में ख़राब होता है। तो हम ये किसी सूरत भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक वाक़या हमारे रूहों को टॉर्चर करे और फिर हमारे मुल्क की साख को डैमेज करे। तो इसलिए इस पर बहुत सारी ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं एंड होपफुली इंशाल्लाह हम बेस्ट सोल्यूशंस की तरफ जाएंगे। सरत साहिबा, जिस तरह से पंजाब हुकूमत आवाम के लिए, पंजाब वालों के लिए सा काम करती है कि खिदमत आपकी दहलीज़ पे, और भी बहुत सारे काम है पंजाब हुकूमत के, ज़रा प्लीज़ ये बताइएगा कि ये ऑप्शंस है कौन कौन सी? क्योंकि जैसे शॉपिंग मॉल्स की बात हो जाए, पार्क्स की बात हो जाए, लाहौरियों की बड़ी तादाद पंजाब में ऐसी है जो कि सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है, शाम के वक्त चहलकदमी के लिए जाती है। तो ये जो पाबंदियाँ लगेंगी ये किस तरह से लगेंगी और कौन कौन सी जो प्राइवेट कंपनीज़ का जिक्र आ रहा है कि जी प्राइवेट कंपनी से भी मदद ली जाएगी सिक्योरिटी के हवाले से, वो किस तरह से, ये पूरा प्लान है क्या? आवाम जानना चाहते हैं। अगर प्लान मुरतब हो चुका है तो प्लीज़ ज़रा शेयर कीजिएगा। जी, सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूं कि पीएचए ऑलरेडी जो है ना अपनी जो उनकी पास से सिक्योरिटी है
वो मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं उनसे ही लेते हैं, और उसका तरीक़ाकार जो एक गवर्नमेंट के जो SOPs हैं उनके तहत ही होता है कि पहले बिड की जाती है और फिर उसके बाद एडवर्टीजमेंट होती है, फिर बिड्स, और फिर जो कंपनी बेहतर रेट्स देती है उनको वो देते हैं सिक्योरिटी। लेकिन PHA अब ये ज़रूर कर रही है कि सिक्योरिटी तो ऑलरेडी थी लेकिन वो नाकाफ़ी थी। अब जैसे कि बदकिस्मत वाक़या जो हुआ उसमें भी आपने देखा कि सिर्फ खाली एक गार्ड मौजूद था। तो जैसे जो हिस्टोरिकल पार्क जैसे ग्रेटर इकबाल पार्क है, उसकी एक अपनी एक तारीख़ है और बहुत बड़ी पार्क है, उसका गवर्नमेंट ये ज़रूर कर रही है कि कुछ पार्क्स जो बड़े पार्क्स हैं वहाँ पे जो उनकी अपनी PHA की सिक्योरिटी होगी, उसके साथ एडिशनल गवर्नमेंट अपनी पुलिस भी हम लोग वहाँ पे जैसे हमारी डॉल्फिन होगी, जैसे हमारी जो ट्रेंड पुलिस फोर्स के लोग भी वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए तैनात होंगे। फिर एक ये ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है कि जैसे 14 अगस्त हो गया, उसमें तमाम बड़े पार्क्स के अंदर पुलिस की स्पेशल ड्यूटीज़ होंगी, और जितने भी हमारे नेशनल डेज़ हैं या जब कुछ फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, और फिर मतलब इस सेंसिटिविटी को समझते हुए जितनी भी जहाँ पे सेंसिटिविटी होती है वहाँ पे आपको पता है सिक्योरिटी फ़र्क नेचर की होती है, तो अब इसको भी हम सेंसिटाइज करेंगे और उसके साथ डिफरेंट ऑप्शंस मैं वो आपको बता भी देती हूँ कि मैंने भी एक तजवीज़ प्राइम मिनिस्टर एंड CM साहब के गोशगुजार करनी है कि जब हमारा 14 अगस्त या जो 23 मार्च या इस तरह के जो बड़े दिन हैं जो कि साल में 2-3 है खाली, वहाँ तब हम ये जो पार्क्स हैं इनको कर दें कि खाली फैमिलीज़ ही आ सकती हैं, कोई भी बच्चे आएँ, लेकिन जब वो अपनी माँ बहन बेटियों को लेके आएंगे ना तो फिर उन्हें तमीज़ होगी कि हमने दूसरे की माँ बहन बेटी को कैसे देखना है, उनके साथ बिहेव कैसे करना है। फिर भी उसके साथ साथ हम ये ज़रूर करेंगे कि सिक्योरिटी के ऊपर अब किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ आप नहीं देखेंगे, सिक्योरिटी लैब्स इंशाल्लाह अब कभी नहीं होएगा। फिर तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिकमेंडेशंस बहुत आ रही हैं और इदारे ख़ुद भी इसके ऊपर बैठ के हर तरह की ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहे हैं, लेकिन हतमी फ़ैसला आपको पता है थोड़ा टाइम लगता है ताकि वो फ़ैसला जो एग्जीक्यूट भी हो सके और वंस फॉर ऑल हम इस चीज़ को कंक्लूड कर लें। दूसरा ये कि वन व्हीलिंग की भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए, ये भी मैंने तजवीज़ रखनी है CM साहब के आगे, प्राइम मिनिस्टर साहब के आगे, कि उसमें एक तो हादसात बहुत होते हैं, ये अपनी कीमती जानों का ज़िया करते हैं, और फिर अगर बच भी जाते हैं तो फिर पैरालाइजेशन और बड़े दिल खराश वाक़यात होते हैं। तो ये जो हुल्लड़बाजी और ये जो तूफ़ान बदतमीज़ी, बल्कि इसकी बजाय हम इंशाल्लाह अगली जो 14 अगस्त आएगी, हम जितने भी बड़े पार्क्स हैं, जैसे लाहौर की बात करें तो लिबर्टी चौक के ऊपर बहुत ये हंगामा होता है, वहाँ पे बड़ी स्क्रीन्स लगा के इनको दिखाया जाए आज की यूथ को कि ये देखें किस उस वक्त हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह की कुर्बानी दी थी तो हमें ये मुल्क मिला है। तो आज़ादी के दिन ऑलरेडी हमारी बहनों माओं की बड़ी इज्जतें लूटी गई थी, तो आज आओ इनकी रिस्पेक्ट करो और आप अपनी कंट्रीब्यूशन बताओ कि आप इस मुल्क को अजीम से अजीम तर बनाने में अपना क्या किरदार अदा करोगे। हमें यूथ को डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, उनको गाइड करने की ज़रूरत है, और जिनको समझ नहीं आएगी उनके ऊपर हम कानून की इजारादारी करेंगे, उनको सख्ती से कानून की पाबंदी पे लगाने के लिए सख्ती से निपटा जाएगा। बहुत शुक्रिया मुशर्रफ साहिबा, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं और आपने वो तजावीज़ हमारे सामने पेश की जो वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के सामने रखी गई हैं। अब देखना यह कि इनमें से कितनी जो है उन पे इम्प्लीमेंटेशन होती है और कितनी काबिल अमल हैं। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो बात होगी रमीज़ राजा इन या आउट। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब सवाल ये कि कौन होगा चेयरमैन PCB, इसका फैसला ताहाल नहीं हो सका है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए गवर्निंग बोर्ड को 2 नाम जो हैं उन्होंने तजवीज़ करने हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म से एहसान मानी और रमीज़ राजा की मुलाकातें हुई थी। वज़ीर आज़म ने एहसान मानी से इसरार किया था कि वह बतौर चेयरमैन PCB काम करते रहे हैं, जिस पर एहसान मानी ने इनकार कर दिया और बोले कि 3 साल तक काम नहीं कर सकते। तो महक असलम, फैसला तो कल नहीं हो सका है, अब देखना है कि आगे क्या होता है।
हाँ, और हमें इसी मामले पर ज्वाइन किया अब्बास शबीर ने, नुमाइंदे खुसूसी हैं। अब्बास, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ, ताखीरी क्यों है, क्या वजह है कि जनाब नाम जो है वो कोई सामने भी नहीं आ रहा? और जैसे रमीज़ राजा के बारे में हम स्टार्ट में भी बात कर रहे थे, मेरे तो बहुत फेवरेट वो रह चुके हैं, अभी भी हैं, और मेरी तो दुआ कि अल्लाह करे वो आ जाए। तो आपको क्या लगता है कि वही आ रहे हैं? हम देखेंगे उन्हें कि वो हमें नज़र आएंगे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कुर्सी पर? देखिए, मैं गुड मॉर्निंग, मैं प्रिडिक्शन नहीं कर सकता जब तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर हतमी अपना डिसीजन नहीं कर लेते, क्योंकि ये मैं तकरीबन डेली मामूल के अंदर देखता हूँ कि जिसका नाम मीडिया पर आ जाए या जिसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया जाए कि उसको ये ओहदा दिया जा रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर ये पता जो है वो अपने सीने के साथ लगा के रखते हैं और ऐसा डिसीजन करते हैं जिससे बंदा बिल्कुल हैरान परेशान हो जाता है। कश्मीर इलेक्शन के अंदर भी आप प्राइम मिनिस्टर कश्मीर का आप डिसीजन देख लें, आप वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार का डिसीजन देख लें, आप कैबिनेट मेंबर्स के डिसीजन देख लें, तो प्राइम मिनिस्टर का एक अपना माइंड होता है और वो अपना एक डिसीजन खुद करते हैं और उसको वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं। देखिए, एहसान मानी साहब की अगर हम बात करें तो एहसान मानी साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की। प्राइम मिनिस्टर ने एहसान मानी साहब को कहा कि आप ये काम जारी रखें, लेकिन एहसान मानी साहब अब ये काम 3 साल के लिए जारी नहीं रख सकते, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा। फिर प्राइम मिनिस्टर ने उनसे पूछा कि आप के पास ये जो टास्क है जिसमें आईसीसी की बिडिंग है, जिसमें और काम है, वो कितने अरसे में मुकम्मल हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा 3 से 4 माह दरकार हैं। तो अब फॉर्मेशन देखें, ये प्रिडिक्शन वाली बात है कि फॉर्मेशन इस तरह बनने जा रही है कि एहसान मानी साहब कंटिन्यू करेंगे, रमीज़ राजा साहब गवर्निंग बोर्ड में उनको लाया जाएगा। अगर यही फॉर्मेशन हम पिछले दौर में देखें, 5 साल पहले तो नजम सेठी साहब को भी शहरियार खान साहब इसी फॉर्मेशन के थ्रू बोर्ड में लेकर आए थे और उसके बाद शहरियार खान साहब ने क्विट किया और नजम सेठी जो हैं वो चेयरमैन पीसीबी बने, तो शायद ये फार्मूला अप्लाई हो जाए। लेकिन रमीज़ राजा साहब को ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कतन ये नहीं कहा कि मैं आपको अंदिया दे रहा हूँ या मैं आपको ये गो हेड दे रहा हूँ कि आप चेयरमैन पीसीबी बनने जा रहे हैं। ये सारी एजम्पशंस हैं। एहसान मानी साहब ने 3 साल के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी पाकिस्तान के अंदर, टेस्ट क्रिकेट की हुई, पीएसएल पाकिस्तान के अंदर आया। आप देखेंगे कितनी इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान में आई, पीसीबी में गवर्नेंस और एक ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम आया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया उन्होंने। ख्वाहिश के मुताबिक जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था उसमें एहसान मानी साहब ने तब्दीली की। अब आइंदा कुछ महीनों में स्कूल और कॉलेज लेवल के ऊपर क्रिकेट शुरू हो रही है उसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के तहत। तो एहसान मानी साहब जो आईसीसी के एफएनसीए के चेयरमैन हैं, बड़ी पावर है और आईसीसी के कुछ ऐसे मामलात हैं कि अगर एहसान मानी साहब अभी फौरी तौर पर क्विट कर जाते हैं तो ये मामलात दोबारा से जीरो से शुरू होंगे। रमीज़ राजा साहब एक डिसेंट आदमी हैं, एक अच्छे क्रिकेटर हैं और ये रमीज़ राजा साहब की ख्वाहिश नहीं थी वज़ीर आज़म से मिलने की। वज़ीर आज़म ने अपनी ख्वाहिश पे रमीज़ राजा को बुलाया और रमीज़ राजा साहब से उन्होंने तो पूछा कि भाई अगर आपको बोर्ड के अंदर लाया जाता है तो आप क्या करेंगे? तो रमीज़ राजा ने जो उनके पास रोड मैप था, जो उनके पास सजेशंस थी, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास रखी। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि कुछ हलकों की तरफ से वक्त से पहले ही तनकीद शुरू कर दी गई एहसान मानी साहब के ऊपर और एक नाम फ्लोट कर दिया गया। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह नाम फ्लोट करने से जो दूसरा जिस एजेंडे के ऊपर आप किसी का नाम फ्लोट करते हैं उससे नुकसान होता है। मैंने आपको फैसल शुरू में बताया, आप खुद ये चीज़ को देखते हैं कि जब मीडिया के अंदर ये नाम आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है इसमें सदाकत होती है और उसमें सदाकत थी और इसमें हो भी सकती है कि रमीज़ राजा साहब को एक अच्छा रोल क्रिकेट बोर्ड के अंदर मिल सकता है। अगर एहसान मानी साहब को हटाएंगे तो रमीज़ राजा आप रोल की वो प्रायोरिटी होगी और वो सबसे पहली चॉइस। रोल की बात कर रहे हैं अब्बास, और गवर्निंग बॉडी में अगर इनको लाया जाए, ऑलरेडी एक बड़ी hefty सी गवर्निंग बॉडी है, उसमें ऑलरेडी इतने सारे लोग मौजूद हैं, तो एक और नाम अगर इंक्लूड होता है तो की डिसीजंस कितने सारे लोग लेंगे मिलके? देखिए, की डिसीजन तो जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं उन्होंने वोटिंग के थ्रू ही लेना होता है, लेकिन जब चेयरमैन की मर्जी जिस चीज़ के ऊपर होती है, और चेयरमैन इस हुकूमत ने सेलेक्ट किए हैं ना सारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर, और अगर रमीज़ राजा साहब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जाते जिस तरह मैं एक प्रिडिक्ट कर रहा हूँ,
तो एक बड़ा अच्छा एडिशन होगा। रमीज़ राजा का एक बड़ा एक्सपीरियंस है, उनकी एक पर्सनैलिटी है, वेल कनेक्टेड हैं, पूरी दुनिया के अंदर वो फिरते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चॉइस है। रमीज़ राजा साहब को भी अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इंडक्ट करते हैं, लेकिन इस पर जो फाइनल डिसीजन है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का है। एहसान मानी साहब को अगर आप डिस्क्रेडिट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, उन्होंने 100% काम नहीं किया होगा, बीच में कोरोना था, बहुत सी ऐसी मुश्किलात थी, लेकिन 60 to 65% एहसान मानी साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने टास्क दिए थे, आप देखें कि इंटरनेशनल क्रिकेट किस तरीके से वापस आई, PSL पाकिस्तान के अंदर हुए। और सबसे अहम बात जो इस वक्त है कि ICC की जो बिडिंग होनी है उसमें ICC चैंपियंस ट्रॉफी एहसान मानी साहब की ख्वाहिश है प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक कि वो पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। इससे पहले ICC का जो इवेंट पाकिस्तान के अंदर हुआ वो 1996 में हुआ। अब देखते यही है कि ऐसी चीजें और बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो एहसान मानी साहब इस वक्त कर रहे हैं, और अगर उनको फौरी तौर पर हटा दिया जाता है तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेंगी। और ये प्राइम मिनिस्टर को कल एहसान मानी साहब ने डिटेल ब्रीफ किया है, और प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा है कि आप अगर काम जारी रखना चाहें तो आप ये काम जारी रखें। लेकिन एहसान मानी साहब पहले भी चूंकि प्राइम मिनिस्टर के वो बड़े क्लोज हैं, और वो पहले भी प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश के ऊपर उन्होंने PCB चेयरमैनशिप ली। अभी भी उनकी ख्वाहिश नहीं है कि वो उसको कंटिन्यू करें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उनको इसरार किया है कि ये जो काम है इसको आप वाइंड अप करें। अब देखें, 2 मीटिंग्स हो गई हैं, हतमी फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आज और कल के अंदर करेंगे। जो भी क्रिकेट की बेहतरी के लिए होगा, पैट्रन इन चीफ हैं, हतमी डिसीजन उनका है। जो ताश का पत्ता है वो उनके पास है। अब उन्होंने किस फॉर्मेशन के साथ इस क्रिकेट बोर्ड के अंदर तब्दीली करनी है, ये प्राइम मिनिस्टर ही बेहतर फैसला करेंगे। ओके, अच्छा अब्बास, क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए एक अगली डेवलपमेंट है उस पर हम आपसे बात करना चाहेंगे। जो अफ़गानिस्तान से इनखला में मदद पर IMF जो है वो पाकिस्तान का बड़ा शाकर नज़र आता है। IMF की MD हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखा है और मुश्किल की इस घड़ी में अफ़गानिस्तान से IMF स्टाफ के बाहिफाजत इनखला पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। तो अब्बास, ये भी बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि एक ऐसे इदारे ने शुक्रिया अदा किया है जिससे हम बड़ी मदद लेते हैं। और साथ ही इस पर भी मैं चाहूँगा, इस पर भी ज़रा बताइएगा कि वो ऑल्दो कि ये इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द स्टोरी बट स्टिल इट वाज इनसाइड मी, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वो एयरलाइन के जिसको बैन किया जा रहा था पूरी दुनिया में, वो एयरलाइन जो है वो पूरी दुनिया के लोगों को, डिप्लोमेट्स को ले लेके जो है अफगानिस्तान से इंसला कर रही है। तो बड़ा पॉजिटिव इमेज जा रहा है पाकिस्तान का दुनिया में। देखिए, बिल्कुल अफगानिस्तान के मामले के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर भी मीटिंग हो रही है, और जो पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी है, उससे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसमें काफ़ी खुशी का इजहार है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता कई दिनों में जब से ये इशू शुरू हुआ है, बहुत सारे इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं, जो मुख्तलिफ़ मुल्कों के यूरोपियन प्राइम मिनिस्टर्स हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बाकायदा टेलीफोन पर बातचीत की है, और आइंदा भी वो ये सिलसिले को जारी रखेंगे। तो डायरेक्टर IMF की जानिब से जो स्टाफ का इनखला है वहाँ से इस मुश्किल वक्त में, उस पर उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, वजारत ख़ारजा का, वजारत इत्तलात का और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का स्पेशली उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि जिस रैपिड तरीके से उन्होंने इस चीज़ को देखा है और इसको रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। फैसल पूरी दुनिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिस तरीके से इस सारे मामले को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं, और पहले दिन से उनकी जो वाज़े पॉलिसी थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन होना चाहिए और अफ़गानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत होनी चाहिए कि वहाँ की आवाम के लिए बेहतरी हो। तो अभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो डेली मीटिंग्स का ये फोकस होता है कि उसमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर वो अपडेट लेते हैं, अफ़गानिस्तान में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इंटरनेशनल राब्ते हो रहे हैं। तो आज जो आप अभी बात कर रहे हैं कि डायरेक्टर जनरल IMF का क्रिस्टीना जुएलिना का इमरान खान को एक शुक्रिया का ख़त भी रिसीव हुआ है, जिसमें उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया है कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान को पुरअमन करने के लिए और अफ़गानिस्तान में जो लोग फंसे हुए हैं उनके इनखला के लिए, वो काबिल तहसीन है।
बिल्कुल, और वो सबके सामने भी हैं। बेहद शुक्रिया अब्बास, आप मौजूद थे दोहा पर, आप हमारे से बात करते। जनाब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उस चीज़ की जो कि मेरे ख्याल से हर शख्स को बहुत ज़्यादा पसंद होगा, स्पेशली पाकिस्तानी जो है ना। जब भी गर्मियों का मौसम आता है तो एक चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, जिसको फलों का बादशाह कहा जाता है, क्या है भाई वो है आम। और जब आम की बात होती है तो कहते हैं कि आम इतने ज़्यादा हों कि बस आप खाते रहें और ये ख़त्म ना हो। लेकिन जब हम आपको आम कहानी आज सुनाने जा रहे हैं तो जनाब आपको ये हम बताएं कि सवाल उठता है जहन में कि क्या पाकिस्तानी आम दुनिया भर में नंबर 1 है? पैदावार से फ़रोख्त तक का सफ़र जो है इसमें होता क्या है? और पाकिस्तान आम से जुड़ी जो दिलचस्प हक़ाइक़ सामने आती हैं वो जब हम पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं तो थोड़ा सा हैरान रह जाते हैं कि अच्छा, जिस मिठास की वजह से हमें बहुत पसंद है आम, और जिन आमों के हमने मुख्तलिफ नाम भी रखे होते हैं, कुछ होते हैं ना शेक वाले आम होते हैं, कुछ छोटे से आम होते हैं, तो वो आम दुनिया भर में जो हैं वो किस तरह से पसंद या नापसंद किए जाते हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जैसा आम आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको पाकिस्तान में मिलेगा, जो एक्सपोर्ट भी होता है, और पूरी दुनिया में आपको ये आम जो है इसकी खासियत जो है मीठा, इसका जो मीठापन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तान की तो हर चीज़ अच्छी है, लेकिन आम तो बहुत ही फलों के अंदर बादशाह है, इसलिए आम को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। मैंने चौसा आम मुझे बहुत पसंद है माशाल्लाह ना, बहुत अच्छा आम है। मतलब 3-4 कंट्री गए हूँ मैं बाहर के, पर आम जो पाकिस्तान में चौसा है वैसा कोई आम नहीं है। सिंदरी आम है, वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, और इसका जो जायका होता है वो अनमैच्ड है, वो उससे कोई कंपेयर नहीं कर सकते आप उसको। चौसा, सिंधड़ी और अनवर रिटोल, ऐसे आम के नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए और जायका ऐसा कि खा खा कर पेट भर जाए और दिल ना भरे। यही सारी खुसूसियात की वजह से हम सब यही समझते हैं कि पाकिस्तान का आम दुनिया का नंबर 1 आम है। मगर ये ख्याल जितना हमारे जहनों में पुख्ता है उतना ही गलत है। और इसकी वजह इससे ज्यादा हैरत अंगेज है, यानी जिस मिठास की वजह से हम पाकिस्तानी आम को दुनिया का बेहतरीन आम समझते हैं, वही इसकी दुनिया में पजीराई ना होने का सबब है। देखें, हमारे आम जो है बहुत मीठे हैं, मगर हमें ऐसे प्रोडक्ट चाहिए। देखें, दुनिया में हर बंदा मीठा पसंद नहीं करता। यूरोप का क्लाइंट कहता है मुझे मीठा नहीं चाहिए। जब हमने आम खिलाया कहते हैं टू स्वीट, वो कहता है जो इसका येलो कलर है हमें पसंद नहीं है, टू येलोइश, और जो उसका एरोमा इज टू स्ट्रॉन्ग। जब जब मुल्क में आम महंगा होता है, लोग यही समझते हैं कि इसकी वजह आमों का बड़ी मिकदार में बरामद हो जाना है, मगर इस बात का भी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी आम की एक्सपोर्ट की शरह पैदावार के मुकाबले में ना होने के बराबर है। हमारा आम कितना भी अच्छा हो, ये 5, 6, 7% जो हमारी टोटल प्रोडक्ट है, यील्ड है, इससे ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट नहीं। देखें, मुल्क में आवाम तो कहती होगी कि बहुत सारी हमारी जो आम हर जगह जाता है, लेकिन उनको जानकर ये बड़ा शौक़ होगा, बड़ी परेशानी होगी कि जी हम 6% या 7% या ज़्यादा से ज़्यादा 8% जो टोटल प्रोडक्ट है वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आम के एक्सपोर्टर्स और काश्तकारों से गुफ्तगू में पाकिस्तानी आमों की आलमी मंडियों में नाकामी की 2 वजूहात सामने आईं, जिनमें से एक ज़राअत के जदीद तरीकों का इस्तेमाल ना करना और दूसरा पाकिस्तानी आम की शेल्फ लाइफ कम होना है। हार्वेस्टिंग होती है, ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग उसमें ये होता है कि अगर आम हाइट पे है, उसको आपने केयर के साथ और टूल के साथ प्लकिंग उसकी नहीं करेंगे तो वो गिर जाएगा, तो उसको निशान पड़ जाते हैं। तो यूरोप और जो मार्केट, बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट है, कनाडा की है या यूरोप की है, उसमें ये दाग धब्बे वाले आम जो होते हैं वो वहाँ पे वो टेस्ट जो होता है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी होता है उसका शेप और फॉर्म और उसकी शक्ल कैसी है। बैनुल अक़वामी मंडियों में राज करने वाले भारतीय और चीनी आमों की मिठास कम है और इसी वजह से उनकी शेल्फ लाइफ 1.5 से 2 माह तक है। हमारा सिंदड़ी आम है जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, हमारे पास वाइट चौंसा है उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है। कम से कम वाइट चौंसा तो आप 20 दिन तक रख सकते हैं, इस तरह सिंदड़ी भी आप 15 दिन तक रख सकते हैं। काश्तकारों का कहना है कि आम की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए लंबी शेल्फ लाइफ वाली इक़साम लाने के लिए तहकीक की ज़रूरत है। बहुत सारी रिसर्च करके हाइब्रिड जिनसे ऐसी
जो है वो लगानी होंगी जिसकी लाइफलाइन ज़्यादा हो और उसको न्यूट्रिशन ऐसी देनी होगी कि वो ज़्यादा सरवाइव कर सके। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानियों ने एक्सपोर्ट की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट कुछ साल पहले ही दूर कर ली थी, और वो है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। जब तक हॉट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद नहीं थे, फ्रूट फ्लाई की वजह से पाकिस्तानी आमों को यूरोपीय ममालिक में एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं थी। एक फ्रूट फ्लाई जो अपना जो है एब्डोमेन जो है इंजेक्ट करती है, मैंगो जब जो है ट्री में लगा हुआ होता है तब वो इंजेक्ट करती है और अपने एग्स ले कर देती है। लार्वा जो है अंदर से मैंगो को खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मैंगो पूरा अंदर से ख़राब हो जाता है। तो बहुत सारे कंट्रीज़ में ये फ्रूट फ्लाई नहीं पाई जाती, तो इस वजह से एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है कि आप इसको हॉट वाटर करें। ये हॉट वाटर से मैंगो को गुजारा जाता है तो वो एग्स किल हो जाते हैं। ज़ेरे सिंध में पैदा होने वाला सिंधड़ी हो या जनूबी पंजाब में पैदा होने वाला चौंसा, पुराने ज़रूरी तरीक़ों की वजह से 30% आम ही इस काबिल होता है जिसे एक्सपोर्ट के लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से गुजारा जाए। और एक्सपोर्ट की इस लाजमी शर्त के भी 4 मराहिल होते हैं। फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे मैंगो गिराते हैं, उसके बाद मैंगो को वाश का एरिया है जहाँ से मैंगो वाश होते हैं, क्योंकि मिट्टी या कोई चीज़ आर्ट से आता है, मिट्टी होती है नीचे या कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हल हो जाए। उसके बाद जो है फिर हमारा मैंगो टब में जाता है। जो मेन चीज़ है, जो मेन प्रोसेस है हॉट वाटर वाला, उसका टेम्परेचर 48 होना चाहिए, 48 टेम्परेचर होना चाहिए उसका। और उसमें जब मैंगो हमारा रोल करता है स्लोली मीन 1 आवर 60 मिनट जो यूरोप का स्टैंडर्ड है, 60 मिनट के बाद जब मैंगो वो निकलता है तो फिर वो मैंगो ड्राई होने के लिए चला जाता है, खुश्क होने के लिए। उसके बाद उस मैंगो को हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसको रैपनिंग के लिए 2 दिन के लिए रैपनिंग के लिए छोड़ देते हैं, जिस कंट्री की जो भी डिमांड हो। मुल्क में आम की सालाना पैदावार 18 लाख मैट्रिक टन है, जिसमें से 1.5 लाख टन से ज्यादा बरामद नहीं हो पाता। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का आम बरामद करने वाले ममालिक में 5वां नंबर है। पाकिस्तान के पास आमों की बरामद बढ़ाने का सबसे बड़ा मौका पैदावार का वक्त भी है, क्योंकि जुलाई और अगस्त में दुनिया के किसी मुल्क में आम पैदा नहीं होता। मगर इस मौके से फायदा उठाने के लिए इस बागबानी को जदीद खतूत पर उस्तवार करना होगा। कैमरामैन सनाउल्लाह और इम्तियाज अली के साथ शायान सलीम, समा, कराची। दुनिया कुछ भी कहे, पाकिस्तानी मैंगोज आर ग्रेट। खैर आगे बढ़ते हैं, एक तशवीशनाक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। लाहौर की रहायशी 18 साला यास्मीन, उनको ऐसी बीमारी लाक है कि आंखों से खून के आंसू उन्हें बहते हैं। रिपोर्ट देखते हैं। एक मिसाल बन गई, फला बंदा को खून के असर होता है तो वो तो सचमुच खून के असर होती है। लोगों को क्यों नहीं तरस आता होंगे। आंखों से बहते ये पानी के नहीं बल्कि है खून के आंसू। 18 साला यास्मीन ऐसे मर्ज में मुब्तला जिसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं। अपना घर बेचा, सामान बेचा, फाकों तक भी नौबत आई, मगर यास्मीन की तकलीफ कम ना हो पाई। पहले मैदे का अल्सर था, 2016 में मेरी आंखों से ब्लड आना शुरू हो गया, तो इसी तरह जिगर ब्लीड करता है, हाइपेटाइटिस है, तो मेरे वालिदैन ने अपना घर जो है वो बेच दिया। उसके बाद जितनी भी जमा पूंजी थी आहिस्ता आहिस्ता वो बेच दी लोगों से। अब तो यहाँ तक आ गई ये बात कि लोगों से कर्ज लेके, लोगों से उधार पकड़ के मेरी मेडिसिन ली जाती है। दुखियारी माँ लाचार बेटी के आंसू पहुँचती तो कभी दवा पिलाकर इसका दर्द कम करने की कोशिश करती है। प्लीज अपने बच्चों के सदके मेरी बेटी का इलाज करवाएं। कुछ नहीं मांगा, सिर्फ हमने अपनी बेटी का इलाज मांगा। यास्मीन पढ़ लिख कर माँ का सहारा बनना चाहती है, मगर हालात और बीमारी ने इसके ख्वाब चकनाचूर कर दिए। ये चीज़ जो है ये बहुत ही पेनफुल है, ये इतनी इजी नहीं है जितना के नजर आता है। बीमारियों से जंग लड़ती यास्मीन किसी के सामने हाथ तो नहीं फैला सकती, मगर किसी मसीहा की मुंतज़िर जरूर है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। तो रिपोर्ट आपने देखी, इंतहाई दिलखराश ये रिपोर्ट, और यकीनन किसी भी माँ के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, और स्पेशली जब बेटी हो और बेटी किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो
तो माँ बाप जब अपील करते नज़र आते ना, तो हम तो एक ही बात करते हैं कि बस आगे बढ़े, इन माँ बाप का हाथ थामें। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हारून तैयब साहब ने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये जो हमने रिपोर्ट दिखाई है, मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से होश संभाला, ये बीमारी पहली दफ़ा, ये रिपोर्ट या इस तरह की कोई चीज़ पहली दफ़ा मैंने देखी है। प्लीज़ ज़रा नाजरीन की आसानी के लिए, मेरी रहनुमाई के लिए समझाएगा, ये पुरस्कार बीमारी, ये बीमारी है, ये क्या है? कि आँखों से खून बह रहा है, खून के आंसू का मुहावरा तो हर कोई सुनता होगा, लेकिन इसको देखना, वो देख के बर्दाश्त नहीं हम कर पा रहे हैं। प्लीज़ ज़रा बताइएगा। बहुत शुक्रिया, आपने एक इंतहाई दिलचस्प रिपोर्ट हमारे सामने रखी है और ये दिलचस्प केस भी रखा है। कुछ बीमारियां होती हैं आँखों की जो बहुत कॉमन होती हैं, जिसके बारे में वाबन्नास को कॉमन नॉलेज अवेलेबल होता है, लेकिन कुछ बीमारियां जो होती हैं वो काफ़ी रेयर भी होती हैं। ये उन रेयर बीमारियों में से एक बीमारी है जिसके अंदर आँख में बहुत ज़्यादा एलर्जी का होना, आँख के अंदर खून के शरियानों का सही तरीके से ना बन पाना, और कई दफ़ा कुछ ख़ास सिचुएशंस के अंदर आँख के अंदर स्पेशल किस्म के ट्यूमर्स हो सकते हैं जो कि इस तरह की कंडीशन को जन्म दे सकते हैं। सो इस सिचुएशन में पेशेंट का डिटेल्ड एग्जामिनेशन, कुछ टेस्ट हमें मज़ीद रहनुमाई दे सकते हैं कि किस चीज़ को। ओके डॉक्टर साहब, ये बताइए, ट्रीटेबल है या फिर इलाज है? नहीं जी, बिल्कुल ट्रीटेबल है। अगर खून की शरियानें हैं जो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाई, तो उसके लिए बहुत सी थेरेपीज हैं, रेडिएशन की फॉर्म में, इंट्रावीनस थेरेपीज की फॉर्म में, ओरल मेडिकेशंस की फॉर्म में, जो इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। और अगर सिंपल इसके लिए सर्जरी की ज़रूरत तो नहीं है? बहुत रेयर सिचुएशन में जहाँ पे रेडिएशन काम ना करे, सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, लेकिन सर्जरी बहुत एक्सटेंसिव सर्जरी नहीं होती। ओके और क्या ये जो बीमारी है, क्या इसके मतलब कि कोई ग्रेड्स हैं, कोई स्टेजेस हैं कि ये इस बच्ची के साथ जो है, आपको देख के क्या लगता है, इज इट माइल्ड या फिर ये रिग्रेसिव है, क्या है? इस बच्ची के साथ बहुत एग्रेसिव डिजीज़ है, और अगर एलर्जी का मसला निकलता है तो फिर बहुत एग्रेसिव थेरेपी की ज़रूरत होगी इस बच्ची की आंख को संभालने के लिए। ये बीमारी कई दफ़ा आंख की पुतली को भी अफेक्ट कर सकती है और आंख के परपोटों को परमानेंट तरीके से डैमेज भी कर सकती है, जिससे आंख के बाकी नाजुक अज़ाब भी मुतासिर विजन भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है फ्यूचर में जाके। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये लाइलाज नहीं है, इसका इलाज हो सकता है, प्लीज़ ज़रा समझाइएगा कि क्या इलाज महंगा होता है काफ़ी? क्योंकि जैसे हमने रिपोर्ट में भी देखा कि घर बेच दिया, फिर लोगों से मदद अब वो मांग रही हैं, तो क्या बहुत एक्सपेंसिव और पाकिस्तान में ये पॉसिबल है इसका इलाज? जी बिल्कुल पॉसिबल है, और ये महंगा इलाज, इतना महंगा इलाज नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास हर तरह की कैपेसिटी के आई हॉस्पिटल्स मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान के ऊपर। हमारे तमाम प्रोविंसेस के अंदर अच्छी क्वालिटी के और मुतवसत घरानों से रखने वाले लोगों की हसूल के लिए भी हॉस्पिटल्स हैं। आई डोंट थिंक इसका बहुत महंगा इलाज है। आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाएं तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सकती है इस बीमारी के बारे में। हाँ, और डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि प्रॉपर गाइडेंस, तो हम चाह रहे हैं कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से उन लोगों को ये ज़रूर बताएं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जादू है, टोना है, किसी ने कुछ कर दिया है, तावीज़ पिला दिया है, इस तरह की कोई चीज़, तो ये वो चीज़ हरगिज़ नहीं है। इट्स ए डिजीज़ एंड इट्स ट्रीटेबल। बिल्कुल जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। हालांकि हमारा रिलीजन जो है वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और हम खुद भी बिलीव करते हैं कि जादू एक रियल चीज़ है, लेकिन कुछ बीमारियां हैं जिनका बहुत बेसिक साइंटिफिक रीज़न होता है। ये उन बीमारियों में से एक बीमारी है। इसको जादू से, टोने से या किसी की नज़र लगने से लिंक अप करना आई थिंक ज़रूरी नहीं है। अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें तो ये काफ़ी हद तक मैनेजेबल कंडीशन। डॉक्टर हारून तैयब साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात बड़े अहम मामले पे। तो एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब हम हाजिर होंगे तो हमारे साथ होगी बहुत ही स्पेशल गेस्ट और उनसे होगी बहुत ही स्पेशल बात। स्टे ट्यून्ड। कहते हैं एक बार फिर आपको खुशामदीद, और शो में बात करेंगे अब बच्चों की। बच्चे वैसे तो केक के बड़े शौकीन होते हैं, क्या मतलब है, बड़े नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, लेकिन जब बात होती है बच्चों की तो तकरीबन हर बच्चे की कोशिश होती है कि केक पर हाथ साफ करें। लेकिन क्या कभी आपने बच्चों को केक तैयार करते देखा है?
नहीं तो आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी नन्ही फूड वीलॉगर से जिनके लिए मुख्तलिफ किस्म के केक बनाना आसान लगता है, देख भी सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कराची की 14 साला लाइबा नवेद की, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान न सिर्फ केक बनाना सीखा बल्कि अब वो सोशल मीडिया के ज़रिए दूसरों को सिखा भी रही हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो पूरा दिन बेबी शार्क डू देख रहे हैं और कुछ सीख नहीं रहे हैं। आपकी ही सफ़ों में ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने केक बनाना सीख लिया है। तो लाइबा हमारे साथ मौजूद हैं। लाइबा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आप लोग तो यार केक खाने के शौकीन होते हैं, ये बनाने का शौक़ कैसे पड़ गया आपको? अस्सलाम वालेकुम। शौक तो मुझे है बहुत ज़्यादा कुकिंग का, और कोशिश तो यही होती है कि मैं कुछ ना कुछ बना सकता हूँ। स्टार्ट में मैंने अपनी अम्मी से हेल्प ली और मेरी अम्मी ने हेल्प की और हमने ट्रायल एंड एरर से हमने स्टार्ट किया और फिर हमने बाद में प्रॉपर क्लासेस घर में ली थी। ये मुझे ख्याल आया कि क्यों ना अपनी वीडियो अपलोड करूँ, और फिर जब हमने पहली वीडियो अपलोड की मुझे बहुत अप्रिसिएशन पेरेंट्स से भी मिली और अपनी पूरी फैमिली से मिली। सब मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे, तो इसलिए मैंने अपना चैनल का नाम कुकिंग विद लाइबा से टीन कुकिंग स्टूडियो चेंज कर दिया। और इसलिए किया है ताकि जो मेरी तरह और से बच्चे हैं वो भी मोटिवेट हो और अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज़ करें और अपने हॉबीज़ को एंजॉय करें। और मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस इससे मिला था अपने इंस्टाग्राम पे और चैनल पे भी। सही, तो बच्चे तो मोटिवेट होंगे बनाने के लिए। मुझे लग रहा है कि इसको देख ना हमें मोटिवेशन होगी कि हमने केक खाना है। अच्छा मुझे बताएं, एक दिन में बहुत ज़्यादा भी केक बना लेती हैं आप? वैसे तो अमूमन थोड़ा सा भी काम करते हैं ना तो हम थक जाते हैं, लेकिन एक दिन में बहुत ज़्यादा केक बनाना है बहुत बड़ी बात है। तो कौन कौन से केक बना लेती हैं? आपका पर्सनल कौन सा फेवरेट केक है? आसान कौन सा लगता है? जी, ये भी एक इत्तेफाक हो रहा था कि हमारे चैनल के शुरू होने के 2 से 3 महीने बाद ईद आ गई थी, तो मेरी और मेरी अम्मी ने आइडिया बनाया कि हम क्यों ना इस ईद पे जो हमारी फैमिली इतना हमें सपोर्ट करी थी हम उनके लिए केक्स बनाए। तो हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके मोर देन 20 केक्स बनाए, और हमने इनमें से कोई ओवन में बनाया और कुछ हमने स्टोव पे बनाए, और ऐसे हमारी पूरी रात लग गई थी, मगर ओवरऑल सबको पसंद आए थे और सब ने अप्रिशिएट किया था। पर्सनली मुझे चॉकलेट केक सबसे अच्छा लगता है, मोस्टली बिकॉज ये सबसे डिलिशियस होता है और ये सबसे ईजीएस्ट टू बेक है। अच्छा, आपकी जो वीडियोस है ना उसमें आपका छोटा भाई तो नज़र आता है, पेरेंट्स जो हैं वो कितना सपोर्ट करते हैं? जी हाँ, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मेरे भाई भी मेरे बहुत सारी वीडियोस में आ चुके हैं। मेरी अम्मी कैमरा के बिहाइंड होती है, वो मेरी वीडियोस ले रही होती है और मुझे बता रही होती है कि रेसिपी में क्या नेक्स्ट करना, और मुझे पूरा टाइम गाइड कर रही होती है। और मेरे फादर मुझे बहुत सारा मॉरल सपोर्ट देते हैं। वो जब भी हम कोई रेसिपी ट्राई करते हैं वो हमें बाद में बताते हैं कि हम क्या नेक्स्ट टाइम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। सही, ठीक। अच्छा लाइबा, आज आप कौन सा केक बनाने जा रही है? कोई क्विक सी रेसिपी आप हमारे साथ शेयर कर सके ताकि बच्चों समेत ना मैं भी ये कहूँ कि अच्छा ये जल्दी बनने वाली चीज़ है तो मैं घर जाके जल्दी से केक बना लूँ। आज मैं केक नहीं बना रही हूँ, मगर बहुत वायरल रेसिपी बना रही हूँ। वो है चॉकलेट पिन्याता। ये हर ओकेजन के लिए बनाया जा सकता है, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, वेडिंग्स, ये जिसे सबको, और बहुत आसान है बनाने के लिए। इसके लिए सिर्फ आपको एक इंग्रेडिएंट चाहिए, चॉकलेट, और इसको मेल्ट करने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। आइदर आप डबल बॉयलर में मेल्ट करें या आप उसको माइक्रोवेव में 20-20 सेकेंड के इंटरवल से मेल्ट करें, और फिर आपको चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा मिनिमम 3 मिनट्स में। और ये बहुत आसान है स्पेशली बिगिनर्स के लिए, और इसको जैसे बहुत सारे डिफरेंट नाम भी दिए जा सकते हैं, जैसे पिन्याता केक, पिन्याता सरप्राइज, चॉकलेट ट्रेजर, चॉकलेट पिन्याता, और बहुत सारे इसके डिफरेंट नाम्स हैं। तो आज पिन्याटा जो है वो छत से टांगा जाता था और बच्चे जो है उसको फोड़ते थे, वो घोड़े की शक्ल में होता था और वहाँ से फिर टॉफ़ीज़ निकलती थी। लेकिन लाइबा, आपने एक नया पिन्याटा मुतारिफ़ किया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अब जनाब आपको शो में मिलवाएंगे शकरगढ़ के एक ऐसे कारी से जिन्होंने दीनी के साथ साथ दुनियावी तालीम में भी अपना नाम बनाया है। अब तक कारी साहब 5 मास्टर्स कर चुके हैं और मज़ीद मज़ामीन में भी MA करने का अज़म रखते हैं। देखिए रिपोर्ट। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ सईद अहमद कारी साहब। आइए हम उनसे मज़ीद जानते हैं कि 1, 2, 3
बल्कि 5 MA उन्होंने की हैं। क्या उनकी तालीम की हासिल करने की जो प्यास है वो बुझी नहीं, और क्या उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने का प्रोग्राम तो नहीं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 मुख्तलिफ़ मज़ामीन के अंदर मास्टर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MPhil इस्लामियात में क्या रखा है, और मेरे पेश नज़र हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी तो अभी बहुत सारे मज़ामीन बाकी हैं, इंशाअल्लाह उनमें मास्टर करने का इरादा भी है। अल्लाह ने मुझे ये एजाज़ दिया है कि मैंने फ़ारसी के अंदर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबर लेकर जो है उसमें अव्वल पोजीशन हासिल की है। ये दीनी और दुनियावी तालीम को साथ लेके चलने का कैसे ख्याल आया और कैसे मुमकिन किया आपने ये सब? दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम जो है वो आसान हो जाती है। जब हम देखते हैं कि मुसलमान साइंसदानों ने जब साइंस की बुनियाद और तरह डाली थी, तो उस मौका पे हमारे जितने भी बड़े साइंसदान हैं, जाबर बिन हय्यान, अबू अली सीना, अबू मूसा ख्वारिज़मी वगैरह जितने भी हैं, वो सारे के सारे दीनी अलूम के जो है ना वो माहिर थे। यानी वो कुरान के मुफस्सिर भी थे, हदीस के मुहद्दिस भी थे, फ़िक़्ह के इमाम और आलिम भी थे, और उन्होंने उसके साथ साथ साइंसी अलूम के अंदर भी जो है ना वो तरक्की और कमाल हासिल किया। तो बस उन लोगों को मैंने अपना आइडियल बनाया। आज अगर मुसलमान ये चाहता है ना कि मुझे जो है ना वो दुनिया के अंदर दोबारा मेरी वो इज़्ज़त जो है ना वो बहाल हो जाए, तो उसके लिए उसको दीन और दुनियावी दोनों अलूमों को जो है ना उसकी तरफ आना होगा, फिर ही जो है ना वो कामयाबी मिल सकती है। ज़बरदस्त रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी बातें करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और आते ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर हम आपको देंगे। रियल एस्टेट सेक्टर में आसान सरमायाकारी का इन्हें मिल गया मौका। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को किस्तों पर घर भी मिल सकेगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल जावेद साहब मौजूद हैं। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त बात बताइए आपने, तो क्या डिटेल्स है ज़रा बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जी आपको पता है कि रोशन डिजिटल अकाउंट जो है माशाल्लाह बड़ा कामयाबी से जारी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके लिए वहाँ पे बैठ के डिजिटली वो अपना बैंक अकाउंट पाकिस्तानी बैंक में खोल सकते हैं, और रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए बहुत से मज़ीद उनके लिए फ़वायद हैं। जिस तरह से नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर पिछले दिनों एक प्रोडक्ट आया रोशन अपनी कार, अपनी फैमिली के लिए। यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वहाँ से गाड़ी खरीद सकते हैं किस्तों के ऊपर। और अब जो प्रोडक्ट आया है उसका नाम है रोशन अपना घर। ये वहाँ बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानी वहाँ बैठे अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए यहाँ पाकिस्तान में जो है वो घर खरीद सकते हैं आसान किस्तों पर। जो मॉर्टगेज है उसके थ्रू वो अपना घर जो है यहाँ पे या खरीद सकते हैं या फाइनेंस करवा सकते हैं। दोनों ऑप्शंस उसमें मौजूद हैं। राइट। अच्छा फैसल भाई, यही होता है कि जो दियार गैर में लोग होते हैं ना, वो बेचारे वहाँ काम करते रह जाते हैं, फैमिलीज इनकी, फिर वो जब वापस लौटते हैं कई बार ऐसा केस होता है कि दे आर नथिंग लेफ्ट विथ। क्योंकि जब आप वहाँ होते हैं तो ऑब्वियसली हाथ नहीं रुक रहा होता आपका स्पेंडिंग पे आपकी, लेकिन जब ये चीज़ इनके जहन में आएगी कि जी जो आप एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हैं वो सेव करके ना सिर्फ ये कि अपने घर वालों का भला कर सकते हैं, बल्कि वही फॉरेन रेमिटेंस यहाँ बेच के अपने मुल्क में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये तो मतलब एक तीर से दो शिकार हुए। जी हाँ, ये बहुत उनके लिए सेविंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है रोशन डिजिटल अकाउंट, और अब तक इससे काफ़ी फ़ायदा उठाया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने अक्रॉस द वर्ल्ड। अब तक $2 बिलियन से ज़्यादा इसमें डिपॉजिट्स आ चुके हैं, और ये डिपॉजिट्स जो $2 बिलियन के आए हैं ये सिर्फ 11 महीने की कलील मुद्दत में आए हैं, और अभी इसने इंशाल्लाह और भी आगे जाना है। और फिर साथ में ये जो बाकी सर्विसेज आ गई, रोशन समाजी खिदमत, जिसके ज़रिए वो किसी भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान में अतिया कर सकते हैं इसी अकाउंट के ऊपर जा करके। और फिर साथ में मैंने आपको बता दिया कि रोशन अपनी कार पहले आया हुआ है, और अब फ्राइडे को इंशाल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस तकरीब से खिताब करेंगे, जहां पर रोशन अपना घर जो है ये प्रोडक्ट जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। फिर आने वाले वक्तों में मज़ीद चीज़ें इसमें ऐड की जाएंगी।
और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है उसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है दिलचस्पी शो की है। और रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए वहाँ पर भी NPC में भी वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तानीज़। और इससे हमारी ओवरऑल जो रेमिटेंसेस हैं वो तारीखी सतह पे चली गई हैं। पाकिस्तान की तारीख में रेमिटेंसेस इतनी नहीं बढ़ी जितनी पिछले कोई 3 साल में बढ़ी हैं, और उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूटर या प्लेटफॉर्म या एक ब्रिज का किरदार जो है वो अदा किया है रोशन डिजिटल अकाउंट ने। एब्सोल्युटली, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की फर्दर स्कीम्स भी जो हैं वो आप लोग मुतारिफ कराते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो आज के शो से फ़िलहाल इतना ही। कैसा लगा ज़रूर हमें अपना फीडबैक दीजिएगा और हमें यूट्यूब और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।